एक गांव में सुजाता और स्वप्ना नाम की सास बहू रहती थी। वे दिखने में बड़ी मासूम थीं, लेकिन ईमानदारी से कहूं तो वे दोनों बड़ी चोर थीं। एक रात सास और बहू दोनों बातें कर रही थीं। अरे बहू, जल्दी से तैयार हो जाओ, हमें जल्दी से अपनी रात की ड्यूटी पर निकलना है ना। हाँ, लेकिन हम किसी शादी को अटेंड करने थोड़ी जा रहे, तो उस चोरी के लिए भी तैयार होने की जरूरत है क्या हमें? इतने हल्के में मत लो इस काम को, ये बहुत कठिन काम है। हमें कितनी मेहनत करनी पड़ती है। हमें ये करने के लिए बहुत हिम्मत चाहिए, धैर्य चाहिए। ये चोरी ही फिलहाल हमें खाना जुटा रही है ना। ठीक है, अब रुको। हर दिन वही पुरानी कहानी दोहराती रहोगी क्या? कुछ समय प्रतीक्षा करो, सबको सोने दो, तब हम आराम से जाकर चोरी करेंगे। फिर उन्होंने कुछ देर इंतजार किया। अंधेरा हो गया और वे दोनों बाहर निकल आईं। सासू माँ, आज का क्या प्लान है? प्लान ये है कि हम पड़ोस की कॉलोनी में जाएंगे और जो लोहा मिलेगा वो ले आएंगे। ये कहते ही दोनों शुरू हो गए। वे दोनों चल दी और कॉलोनी की गली में निकल पड़ी और जो कुछ भी उन्हें मिला, पोस्ट बॉक्स, नेम प्लेट, वे उसे उखाड़कर अपने बैग में डालकर आगे बढ़ रही थी। तभी उन्हें एक गेट पर बोर्ड दिखाई दिया, कुत्तों से सावधान रहें। ये देखकर बहू, सासू माँ देखो, यहाँ कुत्ते हैं ऐसा लगता है। कुत्ते अंदर ही होंगे ना, और हम तो बाहर चोरी करेंगे, ऐसे में डरने की जरूरत नहीं। इतना कहकर दोनों ने उस बोर्ड को ही तोड़ दिया। आवाज होते ही कुत्ता दौड़ता हुआ आया, भौंकने लगा और उन पर उछलने ही वाला था। ये देखकर स्वप्ना, बाप रे, चलो भागो, अगर इस खूंखार कुत्ते ने हमें पकड़ लिया तो हमारे टुकड़े टुकड़े कर डालेगा। वे अपने चोरी के बैग लेकर कुत्ते से बचने के लिए अपने घर की ओर भागी। बाप रे, अगर हमें कुत्ते ने पकड़ लिया होता तो आज खत्म हो जाते। तुमने सुना नहीं, मैंने कहा था तब भी, कल से हम लूटने के लिए घरों में नहीं जाएंगे, जो कुछ रास्ते में ही दिखेगा उठा लेंगे। सासू माँ, ठीक है बहू, आज रात आराम करते हैं और कल देखेंगे कि हमें क्या करना है। वे दोनों जाकर सो गए। अगले दिन सुबह वे सारे कबाड़ को लेकर कबाड़ की दुकान पर गए, सारा कबाड़ बेचने के लिए, और पैसे लेकर घर आ गए। जब वे सड़क पर जा रही थीं, तो एक महिला किसी पर चिल्ला रही थी। उन्हें लंगड़ा कर दो, उनके खाने में छिपकलियां गिरा दो, कौवे उनका खाना उठाकर ले जाएं। और वो लगातार कोस रही थी। ये सुनकर सास बहू दोनों उसके पास गईं। क्या हुआ आंटी, तुम इतना क्यों कोस रही हो? रात में किसी ने हमारी नेम प्लेट ही चुरा ली बेटी। वे लोहे के छोटे छोटे टुकड़े भी ले जा रहे हैं, कुछ नहीं छोड़ रहे। उन्हें कोई शर्म नहीं, उन्हें कोस कर दुख कम कर रही हूँ। अच्छा, तो ये ही है वो बेवकूफ, चलो घर चले जल्दी से। वे इस तरह जाने लगी। अगर उसे पता होता कि हमने ऐसा किया है तो वो हमें वहीं मारकर गाड़ देती। हमने गलती की, बेवजह हमने उस तरफ से जाकर उससे डांट खाई। वे वहां से चली गई। उस रात की तरह उन्होंने दूसरी रात भी सार्वजनिक संपत्ति, कूड़ेदान, बस स्टॉप बोर्ड, गांव के नाम के बोर्ड, दिशा के बोर्ड चोरी करना शुरू कर दिया और कुछ भी नहीं छोड़ा, और सारा सामान लेकर अपने घर ले आई। घर पर उनके पास चोरी का ढेर सारा सामान इकट्ठा हो गया। 3-4 दिन काम करने के बाद हम कितना कबाड़ जमा कर पाए। अगर हम ये सारा कबाड़ बेच दें तो हमें बहुत सारा पैसा मिलेगा। तो चलो हम चलते हैं और पास में जो कबाड़ की दुकान है वहां इन चीजों को अच्छे दाम पर बेच देते हैं। दोनों इन चीजों को भरकर दुकान पर बेचने के लिए गईं। पब्लिक प्रॉपर्टी की चीजें देखकर दुकानदार दंग रह गया। क्या है जी, ये पुरानी बेकार पड़ी चीजों की तरह नहीं दिख रहा, ऐसा लगता है तुम दोनों ने सार्वजनिक संपत्ति चुराई है। हमने कोई पब्लिक प्रॉपर्टी नहीं चुराई बाबू, ये बेकार सामान है। नहीं तो इन चीजों को देखता हूँ तो संदेह हो रहा है। अगर कहीं पुलिस को एक कबाड़ दिखाई दे गया तो मुझे गिरफ्तार कर लेंगे। मैं चीजें नहीं खरीद सकता, तुमको इसके बदले में छोटी सी रकम दूंगा, देना है तो दो।
उसके ऐसे कहने पर सास बहू ने उसने जो दिया वो लेकर अपने घर आना उचित समझा। हमने इतने दिन इतनी मेहनत की, लेकिन पैसा जरा सा मिला। ये लोहे प्लास्टिक की चीजें बेचने की बजाय हम एक बैंक को लूटें तो कुछ फायदा है, वरना तो बस पैसा जमा करके शहर चले जाएंगे। लेकिन बैंक को लूटना हमारे लिए इतना आसान होगा क्या? निश्चित रूप से होगा। आज रात ही बैंक को लूटने की कोशिश करेंगे, ऐसा फैसला किया। उस रात जब सारा शहर सो रहा था, दोनों पीछे की दीवार की तरफ से बैंक में दाखिल हो गईं। धीरे धीरे वे लॉकर रूम में गईं और उसे खोलने के लिए हैंडल पर हाथ रखा। तुरंत उन्हें बिजली का झटका लगा और दोनों नीचे गिर पड़ी। हाय रे भगवान, क्या हम अभी भी जीवित हैं? एक पल को मुझे लगा कि मेरी जिंदगी शौक से चली गई है। इसमें पावर ज्यादा नहीं है, इसका स्विच यहीं कहीं होगा, हमें स्विच ऑफ कर देना चाहिए। चलो। उन्होंने इस तरफ और उस तरफ देखा, तब सास को एक स्विच दिखा। अरे देखो बहू, स्विच यहाँ है, मुझे इसे बंद करने दो। तो उसने स्विच दबा दिया। तभी अलार्म बज उठा। अब हम मर चुके हैं, इससे पहले कि कोई आए हमें यहाँ से भाग जाना चाहिए सासू माँ। दोनों जान हथेली में लेकर सरपट भागी और अपने घर पहुंच गईं। बाप रे, बैंक की बजाय स्टील की चीजों को ही उठाना बेहतर है। हमें फिर कभी ये जोखिम नहीं उठाना चाहिए बहू। दोनों की सांसें फूल रही थीं। फिर बहू बोली, ठीक है सासू माँ, हमारा पुराना स्टाइल ही अच्छा है। इतना कहकर वे बिस्तर पर गिर पड़ी। इस तरह सास और बहू चोरू के अलग अलग हथकंडे अपना रही थी। एक गांव में कांता नाम की एक बुजुर्ग महिला रहती थी। उसके 2 बेटे थे। दोनों बेटे कुछ व्यापार करते थे। कांता ने अपने बड़े बेटे की शादी एक अमीर घर की खूबसूरत लड़की से की, जिससे उसे बहुत सारा दहेज मिला। उसका नाम नंदिनी था। बड़े बेटे की शादी के बाद छोटे बेटे को नलिनी नाम की एक लड़की से प्यार हो गया और वो उसे शादी करके घर ले आया। इससे कांता को बहुत क्रोध आया, लेकिन वो अपने बेटे के खिलाफ बोल नहीं सकी और शांत रही। ऐसे ही कुछ दिन बीत गए। कांता अपनी छोटी बहू को दुश्मन की तरह दिखती थी, लेकिन अपनी बड़ी बहू से बहुत प्यार करती थी। क्योंकि नंदिनी के पास एक प्यार भरा दिल था, इसलिए वो नलिनी का बहुत ख्याल रखती थी। एक दिन जब दोनों यूं ही बातें कर रही थीं, दीदी, जब से आई हूँ देख रही हूँ सासू माँ बस आपकी बहुत अच्छे से देखभाल करती हैं, लेकिन मेरे साथ ऐसे कि मैं उनकी दुश्मन हूँ। अगर मैं अपने पति से इस बारे में कहूंगी तो परेशान होंगी, इसलिए नहीं बताया। वो मेरे साथ ऐसा क्यों करती है दीदी, मुझे बुरा लगता है। अपना दुख व्यक्त कर रही थी। तब बड़ी बहू नंदिनी ने कहा, अरे रे, दुखी क्यों हो रही हो नलिनी? मैं ढेर सारा दहेज नहीं लेकर आई हूँ क्या? इसलिए वो मेरे पति अच्छे से रहती हैं। ये मेरे लिए सच्चा प्यार नहीं है उनका। तुमसे उन्हें कुछ भी नहीं मिला, इसीलिए तुम्हारे साथ अशिष्ट व्यवहार कर रही हैं। अगर मैं इतना दहेज न लाई होती तो शायद मेरे साथ भी ऐसे ही करती। उन सब बातों के बारे में मत सोचो, बुरा मत महसूस करो, मैं हूं ना तुम्हारे लिए। तब नलिनी बहुत खुश हुई। थैंक्स दीदी, अब मैं सब्र बना के रखूंगी। इस तरह दिन बीत रहे थे। एक दिन कांता हॉल में बैठी थी और इस काले चेहरे वाली लड़की ने जब से घर में प्रवेश किया है, किस्मत खराब हो गई है। मैं उसे निकालना चाहती हूँ पर हो ही नहीं पा रहा। वो ऐसे सोचते हुए आंगन में आई। वहां दोनों देवरानी जेठानी आपस में बातें कर रही थी। ये देखकर कांता ने नंदिनी को बुलाया। बहू नंदिनी, जरा इधर तो आओ। तो नंदिनी तुरंत उसके पास चली गई। बहू नंदिनी, क्या हुआ? तुम हमेशा उस काली वाली से बात करती रहती हो। तुम उससे जितना दूर रहोगी अच्छा होगा, नहीं तो तुम भी उसकी तरह काली और अजीब सी लगने लग जाओगी। अगर तुम्हें टाइम पास करना है तो मेरे पास आकर बैठो,
लेकिन उससे बात करोगी तो अपना महत्व भी खो दोगी। उसने ऐसे कहा, लेकिन नंदिनी उसे पलटकर जवाब नहीं देना चाहती थी, इसलिए बोला, ओके सासू माँ, जैसा आपने कहा है करूंगी। ये कहकर वो अंदर चली गई। फिर नलिनी जो आंगन में खड़ी थी उससे, अरे काले चेहरे वाली तुम, जाओ और आंगन की सफाई करो, बाद में बाथरूम साफ कर देना, उसने कहा और वहां से चली गई। नंदिनी सास के जाने के बाद नलिनी के पास आई। देखो दीदी, कितना काम करने को कह गई, रोते हुए नलिनी ने बताया। तुम चिंता मत करो नलिनी, इतना काम अकेले नहीं करोगी, मैं करूंगी तुम्हारी मदद। तुम आंगन साफ करो, तब तक मैं जाकर बाथरूम साफ कर लेती हूँ। इस तरह उसने उसका साथ दिया और नलिनी का काम बांटा। इससे नलिनी को खुशी हुई। ऐसे ही कुछ दिन बीत गए। एक दिन अपनी सास की जानकारी के बिना उन दोनों ने कुछ सब्जियां लेने के लिए बाजार जाने की सोची। जाते हुए कांता ने उन्हें देख लिया। अरे कहाँ जा रही हो? तब नंदिनी ने उन्हें बताया, हाँ सासू माँ, घर में सब्जी और किराने का सामान खत्म हो गया, बस इसीलिए हम दोनों खरीदने के लिए निकल गए। देखो कितनी गर्मी है, इस भीषण गर्मी में अगर तुम जाओगी तो सारा चेहरा खराब हो जाएगा। इस काली को जाने दो, तुम नहीं जाओ। उसका गारंटीड रंग है, तेज धूप में भी जाए तो भी वैसा ही रहेगा। तुम मेरे साथ आओ। तुम जाकर सब्जियां ले आओ। वो नंदिनी को साथ लेकर घर चली गई और बेचारी नलिनी को उसके कहने के बुरा लगने के बावजूद अकेले सब्जी लेने जाना पड़ा। इस तरह कुछ दिन और बीत गए। कांता चाहे नलिनी को कितना भी अपमानित कर रही थी, नलिनी इसे दिल पर नहीं ले रही थी। तो कांता सोचने लगी, छी, इस लड़की को मैं कितना भी अपमानित करने की कोशिश करूं, वो खुशी चेहरा रखकर घूम रही है। मुझे उसे अपमानित करने के लिए कुछ करना चाहिए, तभी मेरे कलेजे को ठंडक पड़ेगी। हाँ, वो सोच रही थी कि उसे कैसे रुलाया जाए। उसी समय उसने देखा कि नलिनी पूजा कक्ष के सामने के दरवाजे तक दिया लेकर जा रही है। उसने वहां दिया रखा और सामने की सफाई करने लगी। तभी कांता ने देख लिया, उसे परेशान करने के लिए ये सबसे अच्छा मौका है। अगर मैं उसकी साड़ी में आग लगा दूं तो वो अपने शरीर को जला लेगी और चिल्लाएगी। उसने क्रूरता से सोचा और उसके पीछे गई और उसकी साड़ी जलाना चाहती थी। लेकिन तभी नंदिनी ने उसे ये करते देख लिया और उसने भाला लिया और उसके सर पे दे मारा और वहां से हट गई। सर पर मार लगने से कांता नीचे गिर पड़ी। ओ सासू माँ, आप कैसी गिर गई? उठिए। उसने सास को खड़ा किया और जब सास पीछे मुड़ी तो उसके आसपास कोई भी नहीं था। उसे कुछ समझ नहीं आया। हे भगवान, मैं ऐसे कैसे गिर पड़ी? वो एक शब्द भी नहीं बोली और वहां से चली गई। जिस तरह सबसे बड़ी बहू नंदिनी छोटी बहू नलिनी की हर संभव मदद कर रही थी और उसे बचा रही थी, जेठानी के साथ रहने से देवरानी निस्फिक्र थी।